तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछली लेक्चर में हमने देखा है कि किस तरह से कोई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कौन कौन से ऐसे एटम्स है जो हम जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है। तो आज यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। ठीक है, वो कैसे होते हैं और किस तरह से आप डिसाइड करोगे कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, या फिर इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है और न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, ये हमें आज यहाँ पे डिसाइड करना है। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने डेमो लेक्चर में भी करवाया था। तो जो लोग डेमो लेक्चर में प्रेजेंट थे वो क्या करे, खुद को एक बार फिर से रिवाइज करवाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह से इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि कार्बन क्या करता है, कार्बन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। आवाज येतोय तुम्हाला? एकदा कन्फर्म करा मला। Yes, sir. ओके, तो कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। और मैंने बताया कि कार्बन जब 4 बॉन्ड्स बनाएगा तो ये सिग्मा बॉन्ड भी बनाएगा और पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड भी बनाएगा, पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करेगा। अब ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो किससे बनता है, ये जनरली यस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल से बनता है। यस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सपोज कर लो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, क्योंकि हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर दूसरा एटम है हाइड्रोजन का तो वो भी क्या, उसका भी ये 1s ऑर्बिटल यूज करेगा। अगर यहाँ पे कार्बन होगा तो कार्बन अपना 2s ऑर्बिटल यूज करेगा। ठीक है, कार्बन कौन सा एटम यूज करेगा, ऑर्बिटल यूज करेगा, 2s। तो यहाँ पे जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो 2 टाइप्स की इंटरैक्शन पॉसिबल है। जैसे कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं 1s और 2s और 1s और 1s ऑर्बिटल है, ये इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ इन फेज और आउट ऑफ फेज। जब ये इंटरैक्ट करता है इन फेज तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, ये सब आपने बहुत बार इसके पहले भी पढ़ा होगा, पर यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है इसे आगे जाके हम हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अच्छे से देखिए और समझिएगा। तो जब इन फेज इंटरेक्शन होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, बनेगा। जब आउट ऑफ फेज इंटरेक्शन होगा तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, जैसे कि यहाँ पे 1s ऑर्बिटल इन फेज आके इंटरेक्शन कर रहे हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा सिग्मा। ठीक है, ये क्या है, सिग्मा। आगे जाके जब ये आउट ऑफ फेज इंटरेक्शन करता है तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अब ये एंटी बॉन्डिंग क्या है, ये है सिग्मा स्टार। ठीक है, सिग्मा ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है फिर चाहे वो सिग्मा बॉन्ड हो या फिर पाई बॉन्ड हो तो उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनेगा, मतलब सिग्मा स्टार और पाई स्टार ऑर्बिटल भी बनेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे पी ऑर्बिटल से भी अब सिग्मा बॉन्ड बना सकते हो। ठीक है, पी ऑर्बिटल से भी इन फेज आता है तो ये बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। ठीक है, जब ये आउट ऑफ फेज आएगा तो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। ठीक है, और पी ऑर्बिटल जो है वो डम्बेल शेप के होते हैं, यस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है। ओके, तो ये सिग्मा ऑर्बिटल बनाएगा पी ऑर्बिटल। अब आगे जाके पी ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड भी बनाता है लैटरल ओवरलैपिंग से। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में ऐसी इस तरह से हम लैटरल और ओवरलैपिंग दिखाते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी दो चीजें हैं कि यहाँ पे भी आउट ऑफ फेज जब जाएगा, ठीक है, मतलब मतलब क्या होगा,
सपोज कर लो ये क्या है, इसका निगेटिव एंड, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब देखो यहाँ पे इंटरेक्शन अपोजिट साइड में हो रहा है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि आउट ऑफ फेज जाके इंटरेक्शन कर रहा है। जब आउट ऑफ फेज जाएगा तो यहाँ पे बनेगा एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, इन फेज आएगा तो बनेगा बॉन्डिंग पाई। तो दो टाइप्स के बॉन्ड बनाए हमने, पाई, पाई स्टार। ऊपर हमने बनाया था सिग्मा और सिग्मा स्टार। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड्स है ये जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, और इन्हीं का यूज करके हम रिएक्शंस करने वाले हैं। और ये रिएक्शन कैसे होती है ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे है H2 मॉलिक्यूल। अब ये जब H2 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये है H H, मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड है। अगर इसमें सिग्मा है तो सिग्मा स्टार भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो उसका एंटी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी आपको दिख जाएगा। अब देखो सपोज कर लो ये 1s है हाइड्रोजन का, ये 1s है हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये इंटरेक्ट करेंगे और इन फेज, और यहाँ पे देखो ये है आउट ऑफ फेज। तो जब इन फेज इंटरेक्शन होगी तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है या पीस सिग्मा होता है, इसकी एनर्जी कम होगी। इस वनस ऑर्बिटल से भी इसकी नया जो ऑर्बिटल बनने वाला है इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जितनी एनर्जी कम होती है उतना ही वो ऑर्बिटल स्टेबल होता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को याद रखना कि जितनी एनर्जी कम होगी फिर चाहे वो कुछ भी हो, उतना ही वो सिस्टम या फिर मॉलिक्यूल या ऑर्बिटल क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो रही है यहाँ पे, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा, मतलब यहाँ पे जो सिग्मा स्टार बनेगा, इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपने सिग्मा ऑर्बिटल भी बनाया, सिग्मा स्टार भी बनाया, और सिग्मा की एनर्जी कम है और उसके कंपैरिजन में सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। तो इसी कंसेप्ट को आगे जाके हम यूज करेंगे और डिसाइड करेंगे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या है। उसके पहले यहाँ पे देख लो, बॉन्ड ऑर्डर निकालनी है। सिंपल है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला दिया है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जब H2 मॉलिक्यूल बनेगा, जब H2 मॉलिक्यूल बनेगा तो हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन। तो दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके सिग्मा ऑर्बिटल में होंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा ऑर्बिटल मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेंगे। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कुछ है क्या, नहीं, क्योंकि ये एम्प्टी है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल में रहना पसंद करेंगे जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। तो किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, सिग्मा ऑर्बिटल की, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल में रहते हैं, और ये जो सिग्मा स्टार है ये एम्प्टी होता है। ये क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने हैं, यहाँ पे देखो दो, क्योंकि सिग्मा ऑर्बिटल में या फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन्स है। तो डिवाइड बाय 2 करना है तो आंसर कितना आएगा, 1। तो ये जो H2 मॉलिक्यूल है इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 है, मतलब ये इस तरह से होगा। ठीक है, ये इस तरह से होगा। ओके, देखो एक क्वेश्चन है, मैंने डेमो लेक्चर में भी बताया था कि वाई हाइड्रोजन इज डायटोमिक बट हीलियम इज नॉट। हीलियम जो है वो डायटोमिक क्यों नहीं होता, हाइड्रोजन डायटोमिक होता है, हीलियम डायटोमिक क्यों नहीं होगा। ठीक है,
बता सकता है कोई? अब हेलियम जो है ना, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2। ओके, जब एक हेलियम दूसरे हेलियम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो दो टाइप्स के ऑर्बिटल्स बनेंगे, सिग्मा और सिग्मा स्टार। ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हेलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सपोज कर लो ये इंटरैक्ट कर गए, तो दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा ऑर्बिटल में भी है और उसके पास और दो इलेक्ट्रॉन्स है, जो वो कहां पे रखेगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में रखेगा। दो इलेक्ट्रॉन्स इसने इसमें रख दिए इंटरेक्शन करके। उसके बाद और भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज करो वो बॉन्ड बनाता है तो ये इंटरेक्ट करके यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी। बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग में दो है, एंटी बॉन्डिंग में भी दो है, डिवाइड बाय 2। आंसर क्या आएगा, 0। मतलब हेलियम जो है बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं करता, हेलियम जो है बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं करेगा। और भी रीजंस आपको पता है, ये फील्ड ऑर्बिटल होता है हेलियम के पास, इसलिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता, और ये डायटोमिक फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, ये सब कुछ मैंने डेमो लेक्चर में करवाया था, फिर भी मैं रिवाइज करते हुए जा रहा हूं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि सीओ बॉन्ड, सीओ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब पाई बॉन्ड बनता है, यहाँ पे दो टाइप्स के बॉन्ड है। ठीक है, जब कार्बोनिल ग्रुप देखते हो, बहुत सारी रिएक्शंस होती है कार्बोनिल ग्रुप की, तो ये सिग्मा और पाई दोनों प्रेजेंट है इसमें। जब सीओ बनेगा तो इसमें सिग्मा भी है और एक पाई बॉन्ड भी है। तो जब इसकी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे तो देखो यहाँ पे है ये सिग्मा ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे है पाई ऑर्बिटल, उसके बाद उसके ऊपर है पाई स्टार ऑर्बिटल, और सबसे ऊपर यहाँ पे है सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो ये जो इसकी एनर्जी ऑर्डर है ये क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे पहले बनेगा सिग्मा बॉन्ड और उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब जब इसकी एनर्जी जितनी कम होती है, यहाँ पे इसकी एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ही इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, इसके ही उतनी ही उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी। मतलब सिग्मा स्टार की एनर्जी इसके कम, ये जितनी कम है सिग्मा ऑर्बिटल की जितनी कम है उतनी ही इसकी ज्यादा होगी। उसके बाद देखो बनेगा पाई बॉन्ड, जो कि टू पी ऑर्बिटल के लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। अब ये पाई बॉन्ड जब बनेगा तो इसका पाई स्टार भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिग्मा से ज्यादा एनर्जी है पाई की। अब पाई स्टार की एनर्जी, ये देखो पाई के ऑर्बिटल की एनर्जी जितनी कम होगी यहाँ पे कंपेरेटिवली उतनी ही पाई स्टार की ज्यादा होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिग्मा स्टार की एनर्जी ज्यादा है और पाई स्टार की एनर्जी उससे कम है। तो यहाँ पे अगर हम एनर्जी ऑर्डर देखें तो सबसे पहले होता है सिग्मा ऑर्बिटल, उसके बाद होता है पाई ऑर्बिटल। अब यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है ये है उसका नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग मतलब जो लोन पेयर्स होते हैं, या फिर जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कभी शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं होते, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। उसके बाद ये है पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल एम्प्टी हो सकता है। उसके बाद पाई स्टार ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। तो आपको क्या करना है, इस एनर्जी ऑर्डर को याद रखना है, क्योंकि हम इसी को यूज करने वाले हैं आगे जाके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल डिसाइड करने के लिए। तो सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, पी ऑर्बिटल, पाई स्टार और सिग्मा स्टार, ये एनर्जी ऑर्बिट
एनर्जी होती है या फिर एनर्जी की ऑर्डर होती है ऑर्बिटल्स की। अब देखो दो कंसेप्ट है यहाँ पे, होमो और लूमो। होमो क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बस समझो, ठीक है, लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उसे अंडरस्टैंड कर लो। होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब ये जो होमो ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, वो ऑक्यूपाइड होना चाहिए। लूमो क्या होता है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लूमो की एनर्जी कम होगी और अनऑक्यूपाइड होगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। होमो में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये होमो और लूमो की कंसेप्ट है। उसके बाद देखो यहाँ पे है कि डोनर ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं। तो डोनर ऑर्बिटल जो है ना, वो आपके देखो यहाँ पे है सिग्मा पाई और नॉन बॉन्डिंग। सिग्मा पाई और ये है नॉन बॉन्डिंग। सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग। अब ये ऑर्बिटल्स डोनर ऑर्बिटल्स क्यों होते हैं? क्योंकि यही ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड होते हैं। क्योंकि यही ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑक्यूपाइड होते हैं। इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वही ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? डोनेट कर सकते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है वो कैसे डोनेट करेगा? ओके, तो एक्सेप्टर ऑर्बिटल्स कौन से हैं? एक्सेप्टर ऑर्बिटल्स है पी, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। इसे एनर्जी ऑर्डर में भी देख सकते हो, यहाँ पे है पी ऑर्बिटल, पाई स्टार ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल जो है वो अनऑक्यूपाइड होंगे, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो डोनर ऑर्बिटल्स कौन से हैं? ये है। और एक्सेप्टर ऑर्बिटल्स ये है। डोनर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, एक्सेप्टर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब डोनर ऑर्बिटल्स क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज होते हैं। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट आती है न्यूक्लियोफाइल की। और एक्सेप्टर ऑर्बिटल्स क्या है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज होते हैं। मतलब न्यूक्लियोफिलिक ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक ऑर्बिटल जो है वो है सिग्मा पाई और नॉन बॉन्डिंग। और इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्बिटल कौन से हैं? पी, पाई स्टार और सिग्मा स्टार, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है इसे अच्छे से याद रखना। अब मैं ये बताऊंगा कि इसे हम कैसे यूज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखो यहाँ पे एक रिएक्शन है, हमारे पास है कोई न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है ना, इसे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज कर लो न्यूक्लियोफाइल के नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है और कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं इसके पास। अब देखो ये क्या करेगा? डोनेट करने वाला है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होगा, मतलब ये है डोनर। अब ये जब डोनेट करेगा तो एक्सेप्ट कौन करने वाला है? यहाँ पे एक्सेप्ट कौन करने वाला है? तो देखो यहाँ पे एक्स क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे जो सी एक्स बॉन्ड है, ये सी एक्स बॉन्ड जो है ये सिग्मा है। जब ये सिग्मा होगा तो ये सिग्मा स्टार भी होगा। सिग्मा है मतलब सिग्मा स्टार भी होगा। अब देखो, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये इलेक्ट्रॉन को इस तरह से यहाँ पे डोनेट करेगा। कौन से ऑर्बिटल से डोनेट किया? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। एक्सेप्ट कौन करने वाला है? तो देखो क्या सिग्मा ऑर्बिटल एक्सेप्ट करेगा? नहीं, क्योंकि सिग्मा ऑर्बिटल कभी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता, वो सिर्फ डोनेट करता है। तो एक्सेप्टर ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? पी, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे होगा सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, जो जनरली आप देखते नहीं हो। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आपको दिखता है, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल नहीं देख पाते हो। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डालेगा सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में। और जब ये इसके सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डालेगा तो
ये अपना सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो इस तरह से देखो ये रिएक्शन होगी और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, एक्स माइनस चला जाएगा। तो इस तरह से हम इस ऑर्बिटल्स का यूज करते हैं रिएक्शन में। आगे देखो कार्बोनिल है, अब फिर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल पे। अब इस तरह से अटैक दिखाते हो, इस न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, आपने इस कार्बन पे अटैक करवाया। पर इस ग्रुप, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसने कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, कौन से ऑर्बिटल में? अब देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स है, सिग्मा है, पाई है। सिग्मा और पाई है मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा स्टार भी होगा और पाई स्टार भी होगा। अब इन चारों में से कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? सिग्मा और पाई में तो नहीं कर सकता क्योंकि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। सिग्मा और पाई जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। ये दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कौन से ऑर्बिटल्स करेंगे? पाई स्टार या सिग्मा स्टार, पाई स्टार या सिग्मा स्टार। अब इन दोनों में भी हमें डिसाइड करना है कि कौन से ऑर्बिटल में, पाई स्टार में या सिग्मा स्टार में। ये आप यहाँ पे देखो, ये एनर्जी ऑर्डर देख लो कि लूमो क्या होता है, लूमो एक्सेप्टर होता है, उसकी एनर्जी कम से कम होनी चाहिए और वो अनऑक्यूपाइड होना चाहिए। अभी हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें दो टाइप्स के ऑर्बिटल्स है, ये दोनों है, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। अब इसमें देखो लोवेस्ट एनर्जी किसकी है, पाई स्टार की एनर्जी कम है, सिग्मा स्टार की एनर्जी ज्यादा है। तो जिसकी एनर्जी कम होगी उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? ये है पाई स्टार ऑर्बिटल। अब पाई स्टार में क्यों किया इसने? क्योंकि इसकी एनर्जी कम है और ये अच्छा लूमो है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये जब होता है, तो ये जब न्यूक्लियोफाइल इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये O माइनस होगा और इस तरह से ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत बेसिक है, आपने इस तरह की कंसेप्ट शायद नहीं देखी होगी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, हमें बस डोनर एबिलिटी बतानी है, डोनर एबिलिटी बतानी है। 1 2 3 तीनों है मेरे पास। ये है C2H4, ये NH3 और H2। C2H4 क्या होता है देखो, ये है NH3 और H2 ये है। तो मुझे बताओ इन तीनों में से अच्छा डोनर कौन सा होगा? इन कंसेप्ट को यूज करो अभी जो मैंने बताया, और अच्छा डोनर कौन सा होगा। क्या ये इथीन जो है ये इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करेगा, अमोनिया डोनेट करेगा, या फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है? ठीक है, कोई बताएगा? ठीक है, चलो देखो, ये जो इथीन है अमोनिया। इसमें, हाँ बताओ। ये जो इथीन है इसके पास सिग्मा और पाई दोनों टाइप्स के बॉन्ड्स हैं। अमोनिया के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। अभी ये सभी जो ऑर्बिटल्स है, अब इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी होंगे, सिग्मा स्टार भी होगा, पाई स्टार भी होगा, यहाँ पे भी सिग्मा स्टार होगा। पर जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है वो कभी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते हैं, वो बस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें डोनर एबिलिटी बतानी है, मतलब जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स है, उन्हीं को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो सिग्मा और पाई देखते हैं। अब इनमें से आपको देखना है कि किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। सिग्मा है, पाई है, यहाँ पे भी सिग्मा है, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग है।
तो देखो यहाँ पे सिग्मा पाई और नॉन बॉन्डिंग में होमो कौन सा है, अच्छा होमो किसका है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है और जो ऑक्यूपाइड होता है। तो सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग तीनों ऑक्यूपाइड है, और इन तीनों में से नॉन बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है, ये जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। मतलब यहाँ पे कहाँ गया वो, यहाँ पे ये अमोनिया जो है, ये इसके ऊपर जो लोन पेयर है, ये इजीली डोनेट कर सकता है। तो डोनर एबिलिटी की मैं अगर बात करूं तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वो अच्छा डोनर होगा। उसके बाद जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनर होगा, और सबसे लास्ट में सिग्मा। मतलब ये यहाँ पे ऑर्डर क्या होगी, NH3 C2H4 और लास्ट में आएगा H2। ये है इसकी एनर्जी की ऑर्डर। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, आगे चलते हैं। बस देखो, अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल का मुझे अटैक करना है इस मॉलिक्यूल पे। ओके, इस मॉलिक्यूल पे मुझे अटैक करवाना है। अब यह तीनों जो पोजीशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये कार्बोकैटायन है, मतलब इसके पास क्या है, p ऑर्बिटल होगा। ये CX बॉन्ड है, तो ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, और ये पाई बॉन्ड पे भी अटैक कर सकता है। तो किस पे अटैक करेगा, ठीक है, किस पे अटैक करेगा, ये हमें अभी इस कंसेप्ट का यूज करके डिसाइड करना है। तो इसके पास देखो ये CX बॉन्ड है, मतलब इसमें सिग्मा है। एक्सेप्टर की मैं बात करूं तो सिग्मा स्टार भी होगा, मतलब यहाँ पे सिग्मा स्टार है। यहाँ पे दो टाइप्स के बॉन्ड है, पाई है, पाई स्टार है। अगर मैं एक्सेप्टर की बात करूं तो पाई स्टार होगा। तो न्यूक्लियोफाइल p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेगा, सिग्मा स्टार में डालेगा या पाई स्टार में डालेगा, ये हमें डिसाइड करना है। तो अगर मैं एनर्जी ऑर्डर की बात करूं, फिर से मैं एक बार आपको एनर्जी ऑर्डर दिखाता हूं। सिग्मा स्टार, पाई स्टार और p में जिसकी एनर्जी कम है, क्योंकि क्या चाहिए आपको, लूमो चाहिए, एक्सेप्टर चाहिए। और जब हम एक्सेप्टर की बात करते हैं तो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, जब डोनर की बात करते हैं तो उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो p ऑर्बिटल जो है वो अच्छा एक्सेप्टर ऑर्बिटल होता है। इसलिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस पोजीशन पे अटैक करेगा, इस कार्बोकैटायन पे, मतलब p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और आगे जाके प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ गए। अगर इसे समझ गए हो तो आगे जाके सबसे पहले हम एक एग्जांपल करते हैं, और उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो इस एग्जांपल को अच्छी तरह से देखना। ये जो क्वेश्चन है ये है नेट दिसंबर 2016 का, इसी कंसेप्ट पे है। ट्राई करो, सॉल्व करो, बस मुझे आंसर बताना है। Molecular orbital interaction involved in the first step of the following reaction is, एथीन है, Br2 के साथ रिएक्शन किया है, Br2 ऐड किया है पाई बॉन्ड के अक्रॉस, और प्रोडक्ट दिया है उसने, रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट भी है। बस आपको ऑप्शन में से देखना है कि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, और इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनेगा। Molecular orbital interaction involved in the first step, हो गया। First. ओके, ठीक है, चलो अब देखो
सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं, बी आर बी आर। ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस बी आर पे इस तरह से अटैक करेगा, ये बी आर माइनस चला जाएगा, ओके, माइनस ऑफ बी आर माइनस लिखता हूं मैं। उसके बाद देखो एच 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 एच, यहाँ पे आपने बी आर अटैच किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया, तभी कैटायन का फॉर्मेशन किया। आगे वाले स्टेप में क्या होगा, ये बी आर माइनस फिर से आएगा और इसमें इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर देगा, तो आपका ये जो प्रोडक्ट है बी आर सी बी आर, ये बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हमें देखना है कि कौन से ऑर्बिटल में इंटरेक्शन हो रही है। जैसे कि मैंने बताया, इस पाई बॉन्ड का अटैक किया इस ब्रोमीन पे, ठीक है, पाई बॉन्ड का अटैक किया इस ब्रोमीन पे। तो देखो किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया आपने, किस ऑर्बिटल से, पाई ऑर्बिटल से। किसके, सी डबल बॉन्ड सी के पाई ऑर्बिटल्स के आपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। एक्सेप्ट किसने किया, ब्रोमीन ने एक्सेप्ट किया, ब्रोमीन ने, ठीक है, या फिर बी आर बॉन्ड। कौन से ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा ये, सिग्मा स्टार, क्योंकि सिग्मा स्टार ऑर्बिटल जो है वही तो होता है एक्सेप्टर ऑर्बिटल, सही है ना। सिग्मा स्टार ऑर्बिटल क्या होता है, एक्सेप्टर ऑर्बिटल होता है। तो पाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये Br2 का जो एक्सेप्टर ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे और तीनों ऑप्शंस को देख सकते हो जो इनकरेक्ट है। ठीक है, आप लॉजिक लगा के देख लो ये तीनों क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। चलो और एक कंसेप्ट देखनी है हमें यहाँ पे जो इससे ही रिलेटेड है। अब देखो, एज अ निगेटिविटी इंक्रीजेस बॉन्डिंग एनर्जी डिक्रीजेस। अभी तो ऑर्बिटल्स का हो गया, सिग्मा ऑर्बिटल पाई ऑर्बिटल्स का तो हो गया, उसकी एनर्जी भी हमें पता चल गई। ओके, अब देखो एज अ निगेटिविटी इंक्रीजेस मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस, बॉन्डिंग एनर्जी डिक्रीज करेगी। मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी उतनी ही उसकी एनर्जी कम होगी। समझ गए, फिर चाहे वो कोई ऑर्बिटल हो या कोई एटम हो। अगर मैं एटम की बात करूं तो कार्बन और नाइट्रोजन, इन दोनों में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इसकी एनर्जी कम होगी, मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ओके, इसी को हमें देखना है, इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से याद रखना कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रहेगी उतनी ही उसकी एनर्जी कम होगी। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑर्बिटल्स है, जैसे कि यस, sp, sp2, sp3 और p ऑर्बिटल। अब ये सबसे पहले देखते हैं, कार्बन की बात करते हैं यहाँ पे। तो इसके पास यस ऑर्बिटल भी है, यस के बाद sp भी है, sp2 है, sp3 है, p ऑर्बिटल है। तो जैसे जैसे p ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन, जैसे जैसे p ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है वैसे ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, वैसे ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। मतलब यस ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। यस ऑर्बिटल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो निगेटिव होता है, किसके कंपैरिजन में, पी ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। तो जैसे जैसे पी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा वैसे ही उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी। मतलब यस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसकी एनर्जी भी सबसे कम होगी।
क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतनी ही एनर्जी कम होती है। उसके बाद देखो यहाँ पे 50-50% है, यस ऑर्बिटल 50% है, पी ऑर्बिटल 50% है। मतलब यहाँ पे पी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, यस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, तो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पे देखो पी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन और ज्यादा है, यस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन यस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन और कम है, तो एनर्जी और ज्यादा होगी। और सबसे लास्ट में देखो यहाँ पे है पी ऑर्बिटल, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, मतलब एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वहां पे एनर्जी कम रहेगी, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वहां पे एनर्जी ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के ये ऑर्बिटल्स है, इसकी भी एनर्जी उसी ऑर्डर में रहेगी, सबसे कम एस ऑर्बिटल की, सबसे ज्यादा पी ऑर्बिटल की, और ये ऑर्बिटल्स बीच में होंगे। अगर मैं बात करूं कार्बन और नाइट्रोजन की, अगर मैं बात करूं कार्बन और नाइट्रोजन की, तो देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है कार्बन के कंपैरिजन में। तो जहां पे एनर्जी ज्यादा है उसकी एनर्जी भी तो कम होगी। मतलब यहाँ पे देखो हम यस ऑर्बिटल की अगर बात करें तो इसकी एस ऑर्बिटल की एनर्जी अगर कार्बन के इक्वल होनी थी तो ये इस ऑर्डर में होनी चाहिए थी यहाँ पे, वैसा है क्या? नहीं है, इसकी एनर्जी थोड़ी कम है। देखो इस एस ऑर्बिटल के कंपैरिजन में एनर्जी थोड़ी कम है, मतलब इसका जो एस ऑर्बिटल है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम इसकी एस ऑर्बिटल की एनर्जी कम हुई है। तो इसी कंसेप्ट को आपको यहाँ पे समझना है, उसके अकॉर्डिंग हमें आगे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उतनी एनर्जी कम रखोगे। तो यहाँ पे फिर से आएगी डोनर एबिलिटी। ये जो एग्जांपल्स है इसमें आपको बताना है डोनर एबिलिटी। अब डोनर ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? मतलब होमो ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जब भी आप कोई होमो देखते हो या फिर डोनर ऑर्बिटल देखते हो तो इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, हाई एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा? अच्छा होमो होगा। तो अगर यहाँ पे आपको डोनर एबिलिटी बतानी है तो आपको देखना होगा कि किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब देखो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इन चारों के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सभी के पास है। तो ऐसा कौन सा एटम है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? मैंने बताया कौन डोनेट कर सकता है? जिसकी एनर्जी ज्यादा है। तो आपको देखना है कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अभी हमने एक कंसेप्ट देखा है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। तो अगर मैं बात करूं कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की देखो, फ्लोरीन जो है वो सबसे कम एनर्जी होगी, उसके बाद ऑक्सीजन की एनर्जी, उसके बाद नाइट्रोजन, और सबसे ऊपर होगा कार्बन। ओके, ये है ऑक्सीजन, ये है नाइट्रोजन, ये है कार्बन। तो सभी के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे होमो कौन सा है आपका? ये होमो है। कार्बन के पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो होमो की तरह यूज होंगे। मतलब यहाँ पे अच्छा डोनर कौन है? कार्बन, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, और सबसे लास्ट में फ्लोरीन। मतलब इसकी ऑर्डर क्या होगी? कार्बन सबसे ज्यादा डोनेट करेगा, उसके बाद नाइट्रोजन डोनेट करेगा, उसके बाद ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट में जो है फ्लोरीन डोनेट करेगा। समझ गए? जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो कम डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करते हो, यही तो करते हो, आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि जिस जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो
क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, छोड़ेगा नहीं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब इसका इफेक्ट इसके ऊपर कम है। अब इस तरह से सोचते थे इसके पहले। तो अभी आप सोचोगे एनर्जी की कंसेप्ट में, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, सेम ही तो कंसेप्ट है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो इजीली डोनेट करेगा। अब यहाँ पे डोनर एबिलिटी देखो, मैंने बताया कि यहाँ पे पी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, वो अच्छा डोनर ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे इसमें पी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कम है, मतलब यस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। इसीलिए डोनर और एबिलिटी यहाँ पे आप इस तरह की देख पाते हो। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, एज यस कैरेक्टर इंक्रीजेस एनर्जी डिक्रीजेस, वही है जो मैंने ऊपर बताया, वही यहाँ पे बताएंगे। जहां पे यस कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां पे एनर्जी कम होती है। क्यों? क्योंकि यस और क्या ऑर्बिटल के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है। यस ऑर्बिटल के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है, इसलिए उसकी एनर्जी कम होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी एनर्जी कम। तो पी ऑर्बिटल में क्या होगा, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यस ऑर्बिटल को हम मानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और पी ऑर्बिटल को लेके चलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो पी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है और यस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। तो देखो एनर्जी का रिलेशन देखो, जितना ज्यादा जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना यस कैरेक्टर कम होगा, मतलब पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना यस कैरेक्टर कम होगा, मतलब पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। समझ गए? चलो अभी इसी कंसेप्ट को और हमें यूज करना है। यहाँ पे एक नई कंसेप्ट है, as the bond angle increases the percentage of yes character increases, as the bond angle increases percentage of yes character increases। पहले देखो कि बॉन्ड एंगल क्या होता है। देखो यहाँ पे यस ऑर्बिटल है, यस ऑर्बिटल स्पेरिकल शेप होता है, ये स्पेरिकल शेप है। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या है, 360। तो जहां पे यस कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। बॉन्ड एंगल 360 है। अब देखो यस और कैरेक्टर कम हो गया, बॉन्ड एंगल 180 हो गया। यहाँ पे यस कैरेक्टर और कम है, बॉन्ड एंगल 120 है। यस ऑर्बिटल और भी कम हो गया, बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए। पी ऑर्बिटल ओनली 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो यस ऑर्बिटल है या फिर ये भी जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है sp2 या फिर sp3, इसके बॉन्ड ऑर्डर सबको पता होनी चाहिए। जैसे कि sp3 109 28 मिनट, sp2 120, sp 180, ये जनरली आपको पता होते हैं। ठीक है, तो एज द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस द यस कैरेक्टर इंक्रीजेस, एज द यस कैरेक्टर एज द परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर is directly proportional to bond angle। मतलब परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल का मतलब क्या है, जितना ज्यादा यस कैरेक्टर होगा उतना ही बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। बस इतना याद रखो कि जहां पे यस कैरेक्टर ज्यादा है वहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है। सो एज अ परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, जहां पे पी कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे बॉन्ड एंगल भी कम होगा। जहां पे यस कैरेक्टर ज्यादा है वहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है, और जहां पी कैरेक्टर ज्यादा है वहां पे बॉन्ड एंगल कम है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को हमें यूज करना है एसिडिटी में, कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा एसिडिक है और कौन सा मॉलिक्यूल कम एसिडिक है, इसमें हमें इसे यूज करना है। तो देखो एक नोट देखते हैं, इनसाइड एंगल लेस देन आउटसाइड एंगल हाई। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये 60 डिग्री एंगल जो है वो इनर साइड का है, और 1/4 डिग्री जो एंगल है ये आउटर साइड का है, ये आउटर साइड का है।
अब इनर अंदर का जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री है और बाहर का 114 डिग्री है। अंदर का कम है, बाहर का ज्यादा है। अब ये जो अंदर का बॉन्ड एंगल होता है ये 3 मेंबर्ड रिंग है, तो ये हमें पता होता है। जैसे कि 3 मेंबर्ड में 60 होता है, 4 मेंबर्ड में 90, 5 मेंबर्ड में यहाँ पे देखो 108 और 6 मेंबर्ड में 120 डिग्री ये होता है। तो यहाँ पे अगर अंदर का 60 है तो बाहर का इससे ज्यादा होगा। बाहर का कैसे निकालोगे? 180 से आपको सिंपल जो अंदर का है उसे माइनस करना है। 180 से जो अंदर का है उसे माइनस करना है, तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे बाहर का बॉन्ड एंगल अभी ज्यादा है, तो इसी कंसेप्ट को हम देखते हैं और बताते हैं कि परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर कहाँ पे जाता है। अंदर ये अब देखो ये बॉन्ड एंगल कौन सा है? अंदर की तरफ का, और बी बॉन्ड एंगल जो है वो बाहर की तरफ का। तो मुझे बताओ ई और बी में, ए और बी में यस कैरेक्टर कहाँ पे ज्यादा होगा? बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? ये है अंदर की तरफ का और बी है बाहर की तरफ का। तो इन दोनों में यस कैरेक्टर कहाँ पे ज्यादा है? यस कैरेक्टर कहाँ पे ज्यादा होता है? जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। यहाँ पे देखो, जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है, जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है वहीं पे यस कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, तो अब इन दोनों में की अगर हम बात करें ए और बी बॉन्ड एंगल की, तो जहां पे बी है वहां पे 114 है, 114, और जहां पे ए है वहां पे सिर्फ 60 डिग्री है। मतलब जहां पे बी है वहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है, मतलब यस कैरेक्टर कहाँ पे ज्यादा होगा? बी की तरफ। मतलब बाहर की तरफ यस कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है। यस कैरेक्टर बाहर की तरफ ज्यादा है। अगर कोई भी डाउट है इसमें तो मुझे पूछ, फिर से आप पूछ सकते हो। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं एसिडिटी की कंसेप्ट। अच्छे से देखना ये कंसेप्ट, हम आगे जाके आप हमारे जो आईआर की जो फ्रीक्वेंसी होती है कार्बोनिल्स की या फिर ईस्टर की, वहां पे भी हम इसे यूज करने वाले हैं। तो अच्छे से कंसेप्ट को समझो कि जहां पे बॉन्ड एंगल कम होता है वहां पे पी कैरेक्टर ज्यादा होता है, जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है वहां पे यस कैरेक्टर ज्यादा होता है। और जहां पे यस कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां पे एनर्जी क्या होती है? एनर्जी डिक्रीज करती है, मतलब एनर्जी कम होती है। अब यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स है आपके पास। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, सभी के पास हाइड्रोजन है। अब ये कितने एसिडिक है? ये जो हाइड्रोजन है ना, ये कितनी एसिडिक है ये हमें देखना है। और किसकी एसिडिटी, इन चारों में से किसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है ये हमें यहाँ पे देखना है। तो देखो, जब कोई बेस, बेस कॉमन रहेगा, चारों के लिए बेस कॉमन होगा, तो बेस क्या करेगा? इस प्रोटॉन को स्टैक करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है OH माइनस, तो OH माइनस क्या करेगा? OH माइनस इस यहां से क्या लेगा? H प्लस, तो ये बन जाएगा H2, और यहां पे क्या रह जाएगा? अब H प्लस की फॉर्म में गया है, यहां से H जो है H प्लस की फॉर्म में गया है। H के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई? इसके पास 1s1, तो H प्लस के पास क्या है? 1s0, मतलब इसने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो देखो यहाँ पे दो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, हाइड्रोजन के और कार्बन के बीच में दो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन था कार्बन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन खुद का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो छोड़ के चला गया, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास है? कार्बन के पास। अब कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन ये जो है
वो इसके पास एक्सेस में है, इसलिए इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, इसलिए आएगा निगेटिव चार्ज। अब देखो, ये अगर एसिड है, ये मॉलिक्यूल अगर एसिड है, तो ये जो बना हुआ है ये उसका होता है कॉन्जुगेट बेस, ये होता है कॉन्जुगेट बेस। तो जब भी हम किसी एसिड की एसिडिटी बताते हैं तो जनरली हम उसके कॉन्जुगेट बेस के को देखते हैं। मतलब जब एसिडिटी बतानी होगी तो हम देखेंगे कॉन्जुगेट बेस, जो कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उतनी उस एसिड की एसिडिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं HCl और HI, मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं HCl और HI। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है ये देखना है, तो ये H प्लस हो गया और ये Cl माइनस हो गया। उसी तरह से ये H प्लस हो गया और ये I माइनस हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया, अगर इस HI की मुझे एसिडिटी देखनी है तो मुझे ये जो I माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस है इसकी क्या देखनी पड़ेगी, इसकी मुझे स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। अब तो देखो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल कौन सा है, दो कॉन्जुगेट बेस है आपके पास अभी, I माइनस और Cl माइनस, I माइनस और Cl माइनस, ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा वो पर्टिकुलर एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे अब देखते हैं कि I माइनस ज्यादा स्टेबल है या Cl माइनस। अब जो कि देखो, अगर हम इसके स्टेबिलिटी की बात करें तो आयोडीन की जो साइज होती है वो बहुत ज्यादा होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में। तो ये जो निगेटिव चार्ज है या फिर इसके पास जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है वो इस सरफेस पे आयोडीन क्या करता है, इजीली अकोमोडेट कर लेता है। इससे आयोडीन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, आयोडीन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है ड्यू टू देयर हाई साइज। ओके, तो अगर आयोडीन की साइज ज्यादा है तो वो स्टेबलाइज करेगा उसके आयन को, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो गया इसका मतलब ये फिर से इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ओके, क्यों कॉन्जुगेट बेस स्टेबल चाहिए हमें, क्योंकि अगर वो स्टेबल है तो वो फिर से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। ठीक है, अब देखो Cl माइनस क्या है, Cl माइनस उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है तो ये फिर से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। तो हमें देखना है कि कॉन्जुगेट बेस जिसका स्टेबल होता है उसकी एसिडिटी ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों, क्योंकि एसिड क्या है, एसिड के बारे में हम बताते हैं कि जितना वो H प्लस आयन प्रोवाइड करता है, जितना वो H प्लस आयन प्रोवाइड करता है उतना उसकी एसिडिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो कौन ज्यादा H प्लस आयन प्रोवाइड कर रहा है, HI, क्योंकि यहाँ पे H प्लस तो बन रहा है, उसके बाद I माइनस स्टेबल है, ये फिर से H प्लस को नहीं अब्स्ट्रैक्ट करेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं आएगी। और यहाँ पे उतनी ज्यादा क्वांटिटी में H प्लस डिसोसिएट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि Cl माइनस स्टेबल नहीं है, ये फिर से H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और फिर से वापिस आ जाएगा। ठीक है, तो HCl और HI में HI सबसे ज्यादा एसिडिक है क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है। इस कंसेप्ट को याद रखना, जब भी किसी एसिड की एसिडिटी बतानी होगी तो हम क्या देखेंगे, उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, और जिसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो अच्छा एसिड होगा। यहाँ पे आ जाओ, इस
एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनाया। अब यहाँ पे देखो इन तीनों में भी आप क्या कर सकते हो, कॉन्जुगेट बेस बना सकते हो। ओके, तो अगर हम मैंने 4 मेंबर ले लेता हूं मैं यहाँ पे निगेटिव चार्ज। अब देखते हैं कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस दोनों में ज्यादा स्टेबल है। जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उसका पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ज्यादा एसिडिक होगा। अब यहाँ पे अब देखो ये जो एनायन बना हुआ है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो है वो किस साइड में है, आउटर साइड में है। ये किस साइड में है, आउटर साइड में। और आउटर साइड में यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 112। ठीक है, 11, ओके 114 है, 114। और यहाँ पे आउटर साइड में बॉन्ड एंगल कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 90। देखो इनर साइड का कितना है, अंदर का कितना है 90 डिग्री, तो बाहर का भी कितना होगा, ऑलमोस्ट उतना ही होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे आउटर साइड का बॉन्ड एंगल है 114 और यहाँ पे है 90 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल से क्या होगा, अभी तो बताया कि जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है वहां पे यस कैरेक्टर ज्यादा होता है। जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है वहां पे यस कैरेक्टर ज्यादा होता है। मतलब यस कैरेक्टर ज्यादा कहां पे होगा, यहाँ पे। ओके, तो देखो यहाँ पे 114 है, यहाँ पे 90 है। तो यस कैरेक्टर ज्यादा कहां पे है, जहां पे 114 बॉन्ड एंगल है वहां पे यस कैरेक्टर ज्यादा है। और जहां पे यस कैरेक्टर ज्यादा होता है, जहां पे यस कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां पे एनर्जी कम होती है, मतलब यहाँ पे एनर्जी कम होगी। ओके, तो मैं अगर एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी किसमें ज्यादा है, इसे फर्स्ट और सेकंड लिख देते हैं। ओके, फर्स्ट और सेकंड में एनर्जी कम कहाँ किसके पास है, फर्स्ट में एनर्जी कम है और सेकंड में एनर्जी ज्यादा होगी। अब एनर्जी कम का मतलब क्या है, एनर्जी कम है इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। मैंने पहले ही बताया कि जिसकी एनर्जी कम होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल है। और हमें डोनेट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो डोनेट कर पाएगा। डोनेट करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, मतलब वो अनस्टेबल चाहिए। तो यहाँ पे जो वन है वो इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, मतलब ये जो 3 मेंबर है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट नहीं करेगी। मतलब वन का कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या है, मोर स्टेबल है। वन का कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या है यहाँ पे, एक मिनट, मोर स्टेबल है। ओके, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। मतलब एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, एसिडिटी देखो इसी की ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है उसी का एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पे एसिडिटी की ऑर्डर जो है ये होगी। ठीक है, ये है यहाँ पे एसिडिटी की ऑर्डर। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम रुकने वाले हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे आप अभी पूछ सकते हो।